Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, खासकर यूपीएससी के लिए, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। बिल्कुल। साथियों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर गहराई से बात करेंगे, सभ्यता का उदय, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। और हमारा आधार होगा मैकडॉवेल लिटेल की वर्ल्ड हिस्ट्री किताब का चैप्टर 1 सेक्शन 3। हम इसी सोर्स पर टिके रहेंगे, इसकी दी गई डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को बारीकी से समझेंगे। हाँ, और आज का हमारा मिशन दोस्तों बिल्कुल साफ है। हम सिर्फ ऊपरी जानकारी या जनरल समरी से कहीं आगे जाएंगे। ये आपके जीएस पेपर 1 के सिलेबस का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एग्जैक्टली। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस सोर्स में दिए गए स्पेसिफिक नाम, जगहें, कॉन्सेप्ट्स और क्रोनोलॉजी क्या हैं। हम फैक्ट्स पर आधारित एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो आपको मेंस में आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा। ये सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड होने की बात नहीं है, ये सब्जेक्ट की गहरी समझ बनाने की बात है। चलिए तो शुरू करते हैं मानव इतिहास के शायद सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट से। वो बदलाव जब हजारों साल पहले इंसान छोटे छोटे खानाबदोश शिकारी समूहों से नोमैडिक हंटर गैदरर ग्रुप से निकलकर खेती पर आधारित एक जगह बसे हुए संगठित समाजों में, सेटल्ड ऑर्गेनाइज सोसाइटीज में रहने लगा। और इस बड़े बदलाव का सबसे पहला और सबसे जरूरी नतीजा क्या था? खेती ने इंसान को क्या दिया? वो था भोजन का अधिशेष, यानी सरप्लस ऑफ फूड। दोस्तों, ये शब्द गांठ बांध लीजिए, सरप्लस। यही वो इंजन है जिसने आगे चलकर पूरी कहानी बदली, जिसने समाजों को कॉम्प्लेक्स बनाया। सुनने में शायद आसान लगे, सरप्लस ऑफ फूड, पर सोचिए, जब खाने की चिंता कम हो जाती है, जब पता हो कि कल खाना मिलेगा, तो समाज की कितनी एनर्जी और पोटेंशियल फ्री हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसी सरप्लस ने समाजों को और ज्यादा विस्तृत और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने का मौका दिया, और यहीं से दुनिया की पहली सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ, जिन्हें सोर्स कॉम्प्लेक्स कल्चर कहता है। एक कॉम्प्लेक्स कल्चर। तो आज की हमारी चर्चा 3 हिस्सों में बटी होगी। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि इस फूड सरप्लस से कौन से बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस आए। हाँ। दूसरे हिस्से में हम सुमेर के एक शुरुआती शहर उर की डिटेल्ड केस स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कल्चर जमीन पर कैसा दिखता था। बिल्कुल। और आखिर में हम सभ्यता की उन 5 अनिवार्य विशेषताओं, 5 मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, जो सोर्स के मुताबिक किसी भी सभ्यता के लिए जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। फूड सरप्लस तो हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ बीज बो देने से हो गया? नहीं, इसके पीछे थी एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप, सिंचाई यानी इरिगेशन। हाँ, इरिगेशन वो चाबी थी जिसने बड़े पैमाने पर खेती को मुमकिन बनाया। इंसानों ने नदियों के पानी को कंट्रोल करना सीखा। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े सिस्टम बनाए, खाई, डिचेस, नहरें, चैनल्स, जलाशय भी। हाँ, जलाशय। सोचिए, मिस्र में नील नदी की सालाना बाढ़ का पानी मैनेज करना, या मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदियों के वो थोड़े अनप्रिडिक्टेबल फ्लो को काबू में करना। बिल्कुल। इसी वाटर मैनेजमेंट से गेहूं और जौ जैसी फसलें रिलायबली उगने लगी और सरप्लस पैदा हुआ। अब जैसे ही सरप्लस आया, समाज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलने लगा। जब हर किसी को सुबह से शाम तक सिर्फ खाना जुटाने में नहीं लगना पड़ता, तो क्या होता है? वो आज़ादी क्या करने देती है? यहीं से शुरुआत होती है स्पेशलाइजेशन की, विशेषज्ञता की। अब जरूरी नहीं था कि हर कोई खेती ही करे, लोग दूसरे कामों में एक्सपर्ट बनने लगे। सोर्स के मुताबिक स्पेशलाइजेशन का मतलब है कला, आर्ट्स, शिल्प, क्राफ्ट्स, भवन निर्माण, बिल्डिंग ट्रेड्स जैसे अलग अलग नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में विशेष स्किल्स का विकास। लोग किसी एक चीज में माहिर होने लगे। इन स्किल्ड वर्कर्स को सोर्स कहता है आर्टिजन्स। आर्टिजन्स। अच्छा, और सोर्स 2 शुरुआती फंडामेंटल ग्रुप्स की पहचान करता है, जो इस नई स्पेशलाइज्ड इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी थे। हाँ, वो थे कुम्हार,
पॉटर्स और धातु श्रमिक मेटल वर्कर्स। पॉटर्स एंड मेटल वर्कर्स। सोचिए, एक फुल टाइम कुम्हार एक किसान के मुकाबले कहीं ज्यादा और बेहतर क्वालिटी के बर्तन बना सकता था। और इन बर्तनों की जरूरत क्यों थी? उसी सरप्लस अनाज, तेल वगैरह को स्टोर करने और ट्रेड करने के लिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और मेटल वर्कर्स का आना दिखाता है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, जिस पर हम बाद में और बात करेंगे। ये स्पेशलाइजेशन एक बड़ा शिफ्ट था, है ना? पहले शायद हर कोई जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें बना लेता था। हाँ बिल्कुल। पर अब पूरे पूरे ग्रुप्स थे जो सिर्फ एक ही क्राफ्ट में एक्सपर्ट थे। इससे चीजों की क्वालिटी बढ़ी, वैरायटी बढ़ी और सबसे जरूरी ट्रेड की गुंजाइश बढ़ी। ट्रेड की बात आई है तो सवाल उठता है कि ये स्पेशलाइज्ड गुड्स, ये बर्तन, ये औजार दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे कैसे? इसके लिए 2 और बड़े आविष्कार हुए जिन्होंने ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल बदल दिया। पहिया, व्हील, और पाल, सेल। पहिया और पाल। व्हील ने जमीन पर भारी सामान ढोना कार्ट्स के जरिए आसान कर दिया। हाँ। और सेल ने नदियों और समंदरों में नाव चलाना रिवोल्यूशनरी बना दिया। इससे न सिर्फ सामान बल्कि आइडियाज भी दूर दूर तक फैले, जिसे सोर्स कहता है कल्चरल डिफ्यूजन। कमाल है। एक व्हील और एक्सल या कपड़े का एक टुकड़ा नाव पे लगाने से दुनिया का नक्शा ही बदल गया। कनेक्टिविटी बढ़ गई, है ना? सही बात है। अब इकोनॉमिक्स से हटकर सोशल स्ट्रक्चर पर आते हैं। जब सरप्लस फूड है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है, तो समाज में लोगों के आपसी रिश्ते कैसे बदले? क्या सब बराबर रहे? नहीं, यहीं से शुरुआत होती है सामाजिक वर्गों, सोशल क्लासेस की और असमानता, इनइक्वालिटी की। जब प्रोडक्शन बढ़ा और उसे मैनेज करने की जरूरत पड़ी, खासकर इरिगेशन सिस्टम्स को कंट्रोल करने वालों ने, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर नहीं रहा। अच्छा, तो सोर्स कहता है कि लोगों की सोशल रैंकिंग 3 चीजों पर तय होने लगी: धन, वेल्थ, शक्ति, पावर, और प्रभाव, इन्फ्लुएंस। हाँ, वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस। और ये फर्क शहरों में साफ दिखाई देता था, अमीरों और गरीबों के बीच, शासकों और शासितों रूलर एंड सब्जेक्ट के बीच। बिल्कुल, ये फर्क उनके घरों के साइज और मटेरियल में दिखता होगा। हाँ, घरों में, उनके कपड़ों में, और जैसा हम में देखेंगे, उनकी कब्रों तक में नजर आता था। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी समाज का परतों में बंटना शुरू हो गया था। और जहां पावर और वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती है, वहां अक्सर धर्म का रोल भी बदलता है। पहले शायद लोगों के अपने अपने विश्वास रहे होंगे, लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एक बड़ी सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह उभरने लगा। इसका क्या काम था? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कई जरूरी काम करता था। एक तो समाज को जोड़ना, सोशल कोहीजन। दूसरा, दुनिया को समझाना, भाई बाढ़ क्यों आती है, फसल अच्छी क्यों नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण, जो नई पावर स्ट्रक्चर्स बन रही थीं, उन्हें जायज ठहराना, जस्टिफाइंग पावर स्ट्रक्चर्स। यानी धर्म शासकों को लेजिटिमेसी देता था। हम देखते हैं कि अब स्पेसिफिक देवी देवताओं, गॉड्स एंड गॉडेसेस और पुजारियों का महत्व बढ़ गया। हाँ, और पुजारियों का रोल दोहरा था। वो सिर्फ पूजा पाठ कराने वाले या भगवान और इंसान के बीच मध्यस्थ ही नहीं थे। तो और क्या थे? वो अक्सर पहले स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। वो मंदिरों की जमीनों को मैनेज करते थे, लोगों से चढ़ावा या ट्रिब्यूट वसूलते थे, और सबसे जरूरी, उस फूड सरप्लस के स्टोरेज और रीडिस्ट्रीब्यूशन की देखरेख करते थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अरे वाह! मंदिर एक तरह से शुरुआती बैंक्स और गोदाम, वेयरहाउस जैसे थे। कमाल है। धर्म सिर्फ आस्था का मामला नहीं था, ये उस वक्त की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर का और एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी का एक अटूट हिस्सा था। बहुत सही कहा, एन एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। ये सब बदलाव, सरप्लस, स्पेशलाइजेशन, सोशल क्लासेस, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जमीन पर कैसे दिखे? इसका जीता जागता उदाहरण है मेसोपोटामिया का शहर उर। उर कहाँ था और ये क्यों महत्वपूर्ण है? उर सुमेर इलाके में था, जो आज के इराक का हिस्सा है। सुमेर खुद मेसोपोटामिया नाम के बड़े कल्चरल जोन का हिस्सा था। मेसोपोटामिया का मतलब है नदियों के बीच की जमीन, लैंड बिटवीन द रिवर्स, यानी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। और उर शहर बसा था यूफ्रेटिस नदी के किनारे। ये लोकेशन ही सब कुछ तय करती थी। नदी से पीने और सिंचाई का पानी मिलता था, और यही नदी व्यापार का हाईवे थी। शहर का वजूद ही नदी पर टिका था। तो क्या उर सिर्फ एक बड़ा सा खेती वाला गांव था? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हालांकि इसकी इकोनॉमी का बेस एग्रीकल्चर ही था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्पेशलाइजेशन और व्हील और सेल जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ ट्रेड के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। ये दिखाता है कि उर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक एडवांस्ड सिटी था, एक व्यापार का केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रेड। अच्छा, और यूफ्रेटिस पर निर्भरता का मतलब था कि उर को अपनी इरिगेशन सिस्टम्स को बहुत केयरफुली मैनेज करना पड़ता होगा। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं थे ना। नदी से बड़े पैमाने पर पानी निकालना, उसे जलाशयों में स्टोर करना और फिर खेतों तक पहुंचाना, इसके लिए जबरदस्त प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। मजदूर, सुपरवाइजर्स, ऑफिशियल्स, एक पूरी व्यवस्था। बिल्कुल, और ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी शहर के स्ट्रक्चर में भी झलकती है। आर्कियोलॉजिस्ट को उर में क्या-क्या मिला है जिससे सोशल हायरार्की का पता चलता है? बहुत कुछ। सबसे पहले शाही कब्रिस्तान मिला, रॉयल सेमेट्री मिला, जो सिर्फ राजा रानी के लिए था। यहाँ मिली चीजें बताती हैं कि पावर और वेल्थ कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। अच्छा। फिर महापुरोहित का घर मिला। ये दिखाता है कि धार्मिक नेताओं, रिलीजियस अथॉरिटीज के पास भी बहुत शक्ति थी और पावर सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं थी। ये पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर का वो डुअल नेचर दिखाता है। हाँ। शहर में आम लोगों के घर भी अलग अलग साइज के थे, जो उनकी दौलत के हिसाब से रहे होंगे। आर्टिसंस के लिए अलग वर्कशॉप्स थीं, शहर की हिफाजत के लिए मोटी दीवारें थी, थिक सराउंडिंग वॉल, और शहर का नर्व सेंटर था मंदिर और खजाना परिसर, टेम्पल एंड ट्रेजरी कॉम्प्लेक्स। ट्रेड की बात करें तो इस जमाने में सिक्के, कॉइनेज तो थे नहीं, तो व्यापार होता कैसे था? मुख्य तरीका था वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, यानी गुड्स के बदले गुड्स का सीधा एक्सचेंज। जैसे किसान अपना अनाज देकर कारीगर से औजार ले ले। सुनने में सीधा लगता है, पर इसमें एक दिक्कत है। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए और उसे वो चीज चाहिए हो जो आपके पास है। ये हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल मुश्किल है। और ओर के सेंटर में थी एक विशाल संरचना, जिग्गुरात। सोर्स से एक विशाल मंदिर, ए मैसिव टेम्पल कहता है। ये करीब 80 फीट ऊंचा था। 80 फीट? अरे बाप रे! उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही ऊंचा रहा होगा। हाँ, ये शहर की पावर और दिव्यता से उसके कनेक्शन का सिंबल था। लेकिन ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये मल्टी फंक्शनल था। सोर्स कहता है कि ये एक ही साथ गवर्नमेंट, स्टोरेज और वर्शिप का केंद्र था। तीनों चीजें एक ही जगह? हाँ, यहीं से शायद शहर का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, यहीं अनाज स्टोर होता था और यहीं मुख्य धार्मिक अनुष्ठान होते थे। अच्छा, और सोर्स ये भी बताता है कि इस जिगुरेट के अंदर नाना का दरबार था, जो उर के चंद्र देवता थे। ये दिखाता है कि कैसे आर्किटेक्चर, स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीव्स और पुजारी वर्ग की अथॉरिटी आपस में जुड़े हुए थे। तो उर की केस स्टडी से हमने देखा कि कैसे सरप्लस, स्पेशलाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस जमीन पर एक कॉम्प्लेक्स शहर का रूप लेते हैं। अब चलिए वापस जनरल प्रिंसिपल्स पर आते हैं। सोर्स के मुताबिक किसी भी संस्कृति को सभ्यता कहलाने के लिए 5 अनिवार्य विशेषताएं, 5 मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? ये यूपीएससी के लिए डायरेक्ट पॉइंट्स हैं दोस्तों। बिल्कुल। पहली है उन्नत शहर, एडवांस्ड सिटीज। जैसा हमने उर के केस में देखा, शहर सिर्फ बड़ी आबादी वाली जगह नहीं होता। सोर्स के अनुसार एडवांस सिटी का मतलब है एक बड़े इलाके के लिए व्यापार का केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर अ लार्जर एरिया। यानी शहर एक इकोनॉमिक हब होता है। गांव आत्मनिर्भर हो सकता है शायद, पर शहर हमेशा आसपास के इलाकों और दूर दराज के व्यापार पर निर्भर रहता है। किसान और व्यापारी सामान शहर लाते हैं और शहर के लोग स्पेशलाइज्ड गुड्स बनाकर एक्सचेंज करते हैं। यही डायनामिक एक्सचेंज शहर की पहचान है। दूसरी विशेषता है विशेषीकृत श्रमिक, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स। जैसा हमने पहले बात की, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को चलाने के लिए सिर्फ किसानों से काम नहीं चलता। सोर्स 4 फंडामेंटल रोल्स बताता है जो जरूरी है: व्यापारी, ट्रेडर्स, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुजारी, प्रीस्ट्स और कारीगर, आर्टिसंस। ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स, प्रीस्ट्स, आर्टिजन्स, ये चारों मिलकर ही समाज की इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्पिरिचुअल और प्रोडक्टिव जरूरतों को पूरा करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कल्चर के ह्यूमन इंजन है ना? उन्हें मैनेज करने के लिए चाहिए जटिल संस्थाएं, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस। सोर्स कहता है कि इंस्टीट्यूशन का मतलब है किसी समुदाय में संगठन के लंबे समय तक चलने वाले पैटर्न्स, लॉन्ग लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो सिस्टम्स हैं जो समाज को चलाते हैं। कौन सी 3 इंस्टीट्यूशन सोर्स के मुताबिक अनिवार्य हैं? सरकार, गवर्नमेंट,
धर्म, रिलीजन और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, लागू करना, टैक्स वसूलना, सेना रखना, पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे इरिगेशन ऑर्गेनाइज करना। रिलीजन समाज को नैतिक आधार और पहचान देता है और अक्सर सत्ता को जस्टिफाई करता है। और इकोनॉमी भी एक इंस्टीट्यूशन बन जाती है। ट्रेड के नियम, स्टोरेज सिस्टम्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन के तरीके, ये सब ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स का हिस्सा हैं। बिल्कुल। अब आती है चौथी और शायद सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव विशेषता, रिकॉर्ड कीपिंग। ये वो चीज है जो प्री हिस्ट्री को रिकॉर्डेड हिस्ट्री से अलग करती है। इन शुरुआती सभ्यताओं को रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। कॉम्प्लेक्सिटी। इतने बड़े समाज को चलाना, टैक्स वसूलना, कानूनों का हिसाब रखना, अनाज के भंडार मैनेज करना, ये सब सिर्फ याददाश्त के भरोसे नहीं हो सकता था। बहुत ज्यादा डेटा था। तो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे टैक्सेस का हिसाब रखने के लिए, लॉज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, अनाज के स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। और ये काम करने वाले एक्सपर्ट्स कहलाते थे मुंशी, लिपिक, प्रोफेशनल रिकॉर्ड कीपर्स। सुमर में इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल हुई वो थी क्यूनिफॉर्म। सोर्स इसे परिभाषित करता है कील के आकार के निशानों, वेज शेप्ड मार्क्स पर आधारित लेखन प्रणाली, जिसे गीली मिट्टी की गोलियों, वेट क्ले टैबलेट्स पर स्टाइलस से बनाया जाता था। सुमर में रिटन हिस्ट्री की शुरुआत करीब 3000 BC में इसी से हुई। मिट्टी पर कील जैसे निशान, सोचकर ही अजीब लगता है। लेकिन क्या रिकॉर्ड्स रखने का यही एकमात्र तरीका था? नहीं, और यही सोर्स एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन देता है। हजारों साल बाद अमेरिकाज में इनका सभ्यता, इनका सिविलाइजेशन ने रिकॉर्ड्स रखने के लिए एक बिल्कुल अलग सिस्टम अपनाया, किपू। किपू, ये क्या था? मैंने सुना तो है, पर किपू रंगीन धागों का एक सेट होता था, जिन पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की गांठें लगी होती थीं। ये लिखने का सिस्टम नहीं था, ये नॉन लिंग्विस्टिक था। ये मुख्य रूप से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी नंबर्स रिकॉर्ड करने के लिए था। धागों पर गांठें, इससे हिसाब कैसे रखते थे? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, दिखने में लग सकता है, पर उनके लिए ये एफिशिएंट था। गांठ का टाइप और धागे पर उसकी पोजीशन बताती थी कि नंबर क्या है। लेकिन असली कमाल था कलर कोडिंग का। अलग अलग रंग के धागे अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे सोर्स बताता है पीला धागा मक्का के लिए, लाल धागा सैनिकों के लिए, भूरा धागा जमीन के टुकड़ों के लिए। कमाल है। मतलब रिकॉर्ड रखने की जरूरत तो यूनिवर्सल है, चाहे सुमेर हो या इंका, लेकिन उसका तरीका फॉर्म बिल्कुल अलग हो सकता है। क्यूनिफॉर्म वर्सेस क्वीपू, ये दिखाता है कि जरूरतें एक जैसी होने पर भी कल्चरल सॉल्यूशंस कितने अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। और पांचवी और आखिरी विशेषता है उन्नत प्रौद्योगिकी, यानी नए टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल जिससे काम ज्यादा एफिशिएंटली हो सके। सोर्स कौन सा एग्जांपल्स देता है इसके? बैल चालित हल, ऑक्सड्रॉन प्लाउज, जानवर की पावर इस्तेमाल करके खेती में क्रांति ला दी। इरिगेशन सिस्टम्स जिनके बारे में हमने बात की, और कुम्हार का चाक, पॉटर्स व्हील जिससे तेजी से और ज्यादा स्टैंडर्ड बर्तन बनने लगे, स्टोरेज और ट्रेड के लिए जरूरी। और इस पूरे युग की डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी थी कांस्य, ब्रॉन्ज, है ना? हाँ, ब्रॉन्ज एज। सोच बताता है कि ब्रॉन्ज एज तब शुरू हुआ जब इंसानों ने सीखा कि दो नरम धातुओं, तांबा, कॉपर और टिन को मिलाकर एक ज्यादा कठोर और टिकाऊ मिश्र धातु, एलॉय, कांस्य कैसे बनाया जाए। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे बेहतर औजार बने, खेती के उपकरण बेहतर हुए और ज्यादा इफेक्टिव हथियार और कवच, वेपन्स और आर्मर भी बने। और मजे की बात यह है कि कॉपर और टिन अक्सर एक साथ नहीं मिलते, तो इन्हें हासिल करने के लिए लंबी दूरी के व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की जरूरत पड़ी, जिसने फिर से एडवांस्ड सिटीज, स्पेशलाइज्ड ट्रेडर्स और रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत को मजबूत किया। सब कुछ जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। तो ये थी वो 5 पिलर्स ऑफ सिविलाइजेशन सोर्स के मुताबिक। हमने देखा कि कैसे खेती के सरप्लस से स्पेशलाइजेशन और सोशल हायरार्की आई। फिर इन्हें मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, रिलीजन, इकोनॉमी बनी, जिन्हें रिकॉर्ड कीपिंग जैसे क्यूनिफॉर्म या क्यूपू की जरूरत पड़ी। और इस सब को सपोर्ट किया इम्प्रूव टेक्नोलॉजी जैसे ब्रॉन्ज ने। बिल्कुल। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए टेक अवे ये है कि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांस सिटीज, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस, रिकॉर्ड कीपिंग, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, इस सोर्स के अनुसार सिविलाइजेशन की नॉन निगोशिएबल डेफिनेशन है। इन कॉन्सेप्ट्स और इनके एग्जाम्पल्स जैसे एडवांस सिटी इक्वल टू सेंटर ऑफ ट्रेड, रिकॉर्ड कीपिंग क्यू,
टैक्सेस, लॉज, ग्रेन को समझना आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को एनालाइज और कंपेयर करने का एक मजबूत फ्रेमवर्क देगा। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं दोस्तों। हमने देखा कि ज़रूरतें जैसे खेती करना, समाज को मैनेज करना, रिकॉर्ड्स रखना शायद यूनिवर्सल थीं। ये ज़रूरत मेसोपोटामिया में भी थी, इजिप्ट में भी, चाइना में भी, अमेरिकाज में भी स्वतंत्र रूप से उभरी। हाँ, ज़रूरतें तो थीं, लेकिन उन ज़रूरतों के सॉल्यूशंस, उनका फॉर्म बिल्कुल अलग था, जैसे क्यूनिफॉर्म और क्विपू। तो सवाल यह है क्यों? जब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर मतलब दबाव एक जैसा था, बड़ी आबादी और सामान का हिसाब रखना, तो सुमेरियंस ने 3000 बीसी के आसपास लिखने का एक पिक्टोरियल और सिंबॉलिक तरीका मतलब क्यूनिफॉर्म क्यों अपनाया? जबकि इंकाज ने हजारों साल बाद इतने बड़े एम्पायर के साथ रिकॉर्ड्स रखने का एक प्योरली क्वांटिटेटिव नॉन रिटन सिस्टम क्विपू क्यों डेवलप किया? क्या ये सिर्फ संयोग था या मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी का मामला था? भी मिट्टी ज्यादा थी, धागे ज्यादा थे, या फिर किसी कल्चर की अपनी सोच, अपना तरीका होता है यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का? ये नेसेसिटी वर्सेस कल्चरल चॉइस का एक बड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। हो सकता है सिविलाइजेशन की जरूरतें सरप्लस से ड्रिवन होकर एक जैसी हों, लेकिन जो कल्चरल आर्किटेक्चर खड़ा होता है वो बेहद डाइवर्स और फैसिनेटिंग होता है। मैकडॉगल लिटिल की वर्ल्ड हिस्ट्री के इस हिस्से पर आधारित इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आज की चर्चा पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जैसे ही एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्यूनिफॉर्म और क्विपू के डेवलपमेंट में ज्योग्राफी का भी कोई रोल रहा होगा। क्या सोचते हैं आप सब? जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.